Pragya Prachurya Acharya, an intern from Justice for Society, and I welcome all of you. Thank you for attending our presentation. So हम लोग अभी शुरू करेंगे. So this is how you can see in the screen. This is our presentation, Justice presented by Justice for Society. So our team members are me, myself, Pragya Prachurya Acharya, Beena Pani, and Nitish. And the research team was Himshi and Subha Lakshmi. So our topic is child sexual abuse. So we will move further to the slide and we will start our presentation. So child sexual abuse is our presentation. So हम लोग पहले ये जानेंगे कि what is sexual violence. तो सेक्सुअल वायलेंस अगर हम अपनी आसान शब्दों में बताएं आपको, तो सेक्सुअल वायलेंस वो है जब एक ऑफेंडर एक विक्टिम के साथ जबरदस्ती करता है. जबरदस्ती वो शारीरिक जबरदस्ती हो सकता है, मेंटली वो कुछ सेक्सुअल एक्ट या फिर अपना सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए मेंटली उसको उसके साथ जबरदस्ती कर सकता है. तो इसका मोटो, वो जो ऑफेंडर होता है उसका मोटो क्या होता है? उसका मोटो बेसिकली ये होता है कि उसका जो सेक्सुअल डिजायर है वो उस इंसान से पूरी करवा सके. वो उस इंसान से पूरी करवाने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है. तो आसान शब्दों में सेक्सुअल वायलेंस वही है, कोई भी ऐसा एक्ट जो जबरदस्ती दूसरे इंसान के साथ की जाए तो वो सेक्सुअल वायलेंस है और उसमें सेक्सुअल डिजायर होना जरूरी है. तो इसको कुछ कैटेगरीज में आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं. इसको कुछ कैटेगरीज में डिवीजन किया गया है जिसको हम फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस बोलते हैं. जैसे कि हैंड्स ऑफ, हैंड्स ऑन, फिजिकल, मेंटल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. तो ये ऐसे क्यों, हमें समझने के लिए कि कितने तरीके का है, इसलिए इसको इतने डिवीजन में किया गया है. जो हैंड्स ऑन है उसमें क्या होता है, जो ऑफेंडर है यानी कि जो अब्यूजर है वो क्या करता है, जो विक्टिम है उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसमें डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट होता है. उसका हाथ पकड़ना या फिर उसको मारना पीटना, वो एक फोर्स अप्लाई करता है दूसरे इंसान के ऊपर, और उस फोर्स के तहत जो उसको हानि पहुंचती है उसको हैंड्स ऑन बोलते हैं. फिर हैंड्स ऑफ जो आया उसमें कोई फोर्स नहीं होता, लेकिन फिर भी जो इंसान है वो दूसरे इंसान को यातना देता है और उसको परेशान करता है कोई सेक्सुअल इंटेंट अपना फुलफिल करने के लिए. उसमें इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जैसे कोई कमेंट पास करना जो कि सेक्सुअली कलर्ड हो, जो कोई गंदा गाना गाना. हम सब ने ये सब अपनी किसी बस में ट्रैवल करते हुए, किसी रोड में जाते हुए, किसी सुनसान गली में जाते हुए ये सब हमने झेला होगा. तो इसमें कांटेक्ट नहीं होता, ये इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, तो ये हैंड्स ऑफ होता है. तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हैंड्स ऑन में जैसे रेप या सेक्सुअल असॉल्ट हो गया. रेप और सेक्सुअल असॉल्ट में क्या होता है, जो दो इंसान होते हैं वो एक इंसान के साथ जबरदस्ती होता है और जो फिजिकल कांटेक्ट होता है उसमें मारपीट होती है, उसमें बहुत तरह का यातना दिया जाता है विक्टिम को. तो उसमें वो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बिटवीन द विक्टिम एंड द ऑफेंडर. फिर मेंटल आया, तो हमेशा जो होता है सेक्सुअल वायलेंस या फिर सेक्सुअल अब्यूज वो फिजिकल नहीं होता, वो मेंटल भी होता है. कोई हमें अगर कुछ बोलता है जो हमें पसंद नहीं, तो वो हमारे दिमाग में घर कर जाती है और हम उसको निकाल नहीं पाते. हम दिल ही दिल में उस चीज को सोचते रहते हैं कि ये क्या बोला गया हमारे से, हमको क्यों बोला हमें. तो वो मेंटल भी होता है और फिजिकल भी होता है. फिजिकल में हमें बाहर से हमारी चोट दिखती है, लेकिन मेंटल में वो चोट नहीं दिखती है. तो जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना, कोई कोई छवि दिखाना, जैसे पोर्नोग्राफी हो गया, जबरदस्ती किसी को दिखाना, वो सब भी सेक्सुअल वायलेंस के अंडर आता है. फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. सेक्सुअल अब्यूज हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज समझने से पहले समझा कि व्हाट इज सेक्सुअल अब्यूज. तो अब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, तो हमारे लॉ में चाइल्ड को डिफाइन किया गया है कि हु इज अ चाइल्ड. चाइल्ड इज एनी पर्सन हु इज बिलो 18 years ऑफ ओल्ड ऑफ एज. तो हर एक इंसान, तो ये जेंडर न्यूट्रल है. क्योंकि पहले हमारे पास लॉज नहीं थे जो कि कोई भी लड़के को भी प्रोटेक्ट करे या फिर लड़की को प्रोटेक्ट करे, किसी ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्ट करे. हर एक जेंडर के लिए हमारे पास रूल नहीं था, इसीलिए सारे जो है न्याय नहीं पाते थे. तो इसीलिए चाइल्ड को डिफाइन किया गया कि चाइल्ड इज ए पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18. तो ये टर्म जेंडर न्यूट्रल है और फिर इसके अंदर हर एक बच्चे को शामिल किया गया है.
तो जो डेफिनेशन है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का। जैसे यूनाइटेड नेशन ने दिया है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड का एक सारे देशों का एक समूह है, जहाँ पे वो सब लोग हर देश के लिए काम, हर एक देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन, यूनिसेफ ने 2013 में एक डेफिनेशन दिया, फिर डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन दिया, फिर हमारे जो इंडिया के नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसिल ने एक डेफिनेशन दिया। सबने अलग अलग डेफिनेशन दिया अपने अपने फील्ड को लेकर, लेकिन सबका मतलब बस एक ही था कि जो कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है बिटवीन द विक्टिम एंड द ऑफेंडर, वो उसमें कंसेंट नहीं होगा। और एक अगर बच्चे की बात कर रहे हैं हम, तो बच्चा क्या कंसेंट देगा, तो उसमें कंसेंट हम नहीं देखते हैं। फिर दूसरा चीज एक उसमें नोटिस किया गया कि जो ऑफेंडर है, जो अब्यूजर है, उस वो ज्यादा नॉलेजेबल होना चाहिए, वो ज्यादा ओल्डर होना चाहिए एज कम्पेयर टू द विक्टिम। तो यूनाइटेड नेशन ने यही बोला कि द कॉन्टैक्ट और इंटरेक्शन बिटवीन द चाइल्ड एंड द ओल्डर और मोर नॉलेजेबल चाइल्ड, वो चाइल्ड भी हो सकता है, एडल्ट भी हो सकता है, लेकिन जो ऑफेंडर है उसको विक्टिम से बड़ा होने का जरूरत है। तो वो जो ऑफेंडर है वो स्ट्रेंजर भी हो सकता है, सिबलिंग भी हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, केयरटेकर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फिर यूनिसेफ ने ये बोला कि जो यहाँ पे जो कांटेक्ट और इंटरेक्शन होता है, वो अगेंस्ट द चाइल्ड विल होना चाहिए और फोर्स यूज होना चाहिए। चाइल्ड को जबरदस्ती किया गया हो, या फिर कोई ट्रीटी, कोई समझौता, जैसे कि हमने देखा है कि हमेशा बच्चों को बहलाया जाता है कि बेटा ये तुम्हारे लिए अच्छा है, या फिर इसमें मजा आएगा, ऐसे कुछ बोल के बच्चे को समझाया गया हो, या फिर बोलेंगे कि तुम ये करोगे तो तुम्हें खिलौना देंगे, तुम्हें आइसक्रीम देंगे, कुछ ऐसा बोल के जब किया जाता है ये सेक्सुअल एक्ट, तो उसमें एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है बच्चे के ऊपर। फिर ये जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट किए जाते हैं, इन सर्कमस्टेंसेस में चाइल्ड का हम कंसेंट या फिर डिसीजन वो नहीं बोल सकते कि वो फ्रीली दिया है बच्चा, क्योंकि बच्चे को जब मैनिपुलेट किया जाता है तो उसको क्या पता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और इसका परिणाम क्या होगा। तो फिर डब्ल्यूएचओ ने बोला, डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दिया अपना। डब्ल्यूएचओ ने बोला कि जब ये एक्ट होता है, ये जो सेक्सुअल अब्यूज होता है बच्चे का, सेक्सुअल अब्यूज वो सीरियस फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल इम्पैक्ट, एक डैमेज करता है बच्चे में। तो डब्ल्यूएचओ ने ये बोला, और हमारे नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन काउंसिल ने ये बोला कि जो चाइल्ड असॉल्ट है उसमें एक बड़ा बच्चा शामिल होना जरूरी है, पावर यूज हुआ होगा अगेंस्ट द चाइल्ड, और एडवांटेज लिया गया होगा, जो कि ट्रस्ट, जो बच्चा जिस इंसान पे ट्रस्ट करता है उस इंसान ने बच्चे का एडवांटेज लिया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो डेफिनेशन और बाकी व्हाट इज सेक्सुअल अब्यूज जानने के बाद हम निकाल सकते हैं कि बेसिक पॉइंट क्या होता है। अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हम बोल रहे हैं तो उसको डिफाइन करने के लिए बेसिक पॉइंट्स क्या हैं, जैसे कि अब्यूज ऑफ पावर, हमने बोला जो बड़ा इंसान है वो उसने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया है। वायलेशन ऑफ ट्रस्ट, बच्चे ने उस इंसान पे भरोसा किया, इसलिए वो इंसान के साथ गया और उनके साथ खेला, दोस्त बना, लेकिन फिर भी वो जो इंसान है उसने उस बच्चे का फायदा उठाया अपने जो सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करने के लिए। उसके बाद बच्चा और ऑफेंडर के बीच में एज डिफरेंस होना जरूरी है। दोनों बच्चे सेम एज के नहीं हो सकते, एज डिफरेंस होना जरूरी है। सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है, ऑफेंड का सेक्सुअल इंटेंट, अपना सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने का इंटेंशन होना जरूरी है, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन फुलफिल करने का इंटेंशन होने का जरूरी है, और वो चीज फुलफिल करने के लिए एक अब्यूजिव एक्ट किया होगा। चाइल्ड का इनएबिलिटी होना जरूरी है कि वो कंसेंट नहीं दे सकता, या फिर उसको बहलाया गया है, मैनिपुलेट किया गया है, उसको कुछ समझाया गया है कि ये तुम्हारे लिए सही है, अच्छा है, मजा आएगा, ऐसे कुछ बातें बोल के उसको बहलाया गया है, तो उसको बोलते हैं कि उसका एबिलिटी नहीं है कंसेंट देने के लिए। फिर वायलेशन ऑफ, ये जो एक्ट होते हैं इसके तहत जो वायलेशन ऑफ मेंटल एंड फिजिकल स्टेट ऑफ चाइल्ड बाय द अब्यूजर, जो मेंटल और फिजिकल चाइल्ड का जो स्टेटस है उसको डैमेज किया जाता है बाय द अब्यूजर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे। फिर हम आगे जाएंगे कि ऑफेंडर कौन है। हम जो बच्चे हैं, बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स के पास रहते हैं, अपने सोसाइटी के अंदर रहते हैं, वो तो ज्यादा दूर जा नहीं सकते, या फिर इतने लोगों के करीब रहने के बाद भी बच्चों के साथ ये हादसे कैसे होते हैं, कौन ऑफेंडर कौन है जो बच्चों के साथ ये सब करता है।
दूसरा है कि कहाँ होता है ये सब हादसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑफेंडर को दो कैटेगरी में डिवीजन किया गया है, एक नोन पर्सन, एक स्ट्रेंजर। नोन पर्सन के अंडर बहुत सारे लोग आते हैं जो हमारे नेबर में रहते हैं, जो हमारे दोस्त हैं, या फिर हमारे रिलेटिव, फैमिली फ्रेंड, फैमिली अंकल, जिनको हम लोग जानते हैं, कम्युनिटी में कोई इंसान, पापा के दोस्त। तो ये सब लोग हमारे नोन पर्सन में आ जाते हैं। फिर जो स्ट्रेंजर्स हैं जिनको हम नहीं जानते, तो बच्चों को का जब अब्यूज होता है उसमें नॉन पर्सन का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे हमेशा अपने जान पहचान लोगों के पास ही रहते हैं और उनको इस चीज से लाभ मिलता है, और वो लोग बच्चे का सेक्सुअली अब्यूज करने का ट्राई करते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्राफ है, आप देख सकते हैं, उसमें दिखाया गया है कि जितने अब्यूज चाइल्ड रिलेटेड रजिस्टर होते हैं उसमें 93% जो होते हैं वो नॉन पर्सन होते हैं, अब्यूजर जो है वो नॉन पर्सन होते हैं। फिर जो 7% है वो सिर्फ स्ट्रेंजर होते हैं। ये एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है हमारे सोसाइटी में। फिर दूसरा चीज है, आप यहाँ पे न्यूज कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश का एक न्यूज है, ये अभी हाल ही का न्यूज है, नवंबर 2020 का न्यूज है। इसमें क्या हुआ था कि जो बच्ची है वो पैरालाइज थी, 15 साल की लड़की है वो। तो वो चल नहीं सकती, बोल ठीक से नहीं सकती, पैरालाइज्ड है। उनके पिताजी ने उनका सेक्सुअली फायदा उठाया, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बहुत दिनों तक फायदा उठाया, बहुत महीनों तक फायदा उठाया। उनके घर में किसी को नहीं पता था, उसको डराते थे कि तुम अगर मम्मी को बोलोगी तो मम्मी को घर से निकाल देंगे, कोई तुम्हारा भरोसा नहीं करेगा, ये सब चीजें बोला जाता था, उसको डरा के रखा जाता था। एक दिन वो चिल्ला दी अचानक से, तो फिर उसकी माँ कमरे में आके देखी, तो फिर ये जो केस है ये सामने आया। तब तक किसी को पता नहीं था। तो इससे आपको पता चलता है कि घर में ही लड़कियां या फिर लड़के भी सेफ नहीं है। फिर आता है कि दूसरा केस एक है कि अंकल एक ऑर्फन थे, तो दो बच्चियां थी, वो दो बच्चियों के मम्मी पापा का डेथ हो गया था। तो उनके अंकल उनको लेके अपने घर में रखे, उनको पाले, और वो उनका सेक्सुअली फायदा उठाते थे। फिर उनको डराते थे क्योंकि लड़कियां इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो उनको अंकल डराते थे कि हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, और तुम किसी को बोलोगी तो कोई तुम्हारा भरोसा नहीं करेगा। तो ऐसे करके वो उनका सेक्सुअली फायदा उठाते थे। फिर आता है कि कहाँ पे होता है अब्यूज, ठीक है। तो कहाँ पे होता है अब्यूज? घर में, मोस्टली घर में, किसी रिश्तेदार के घर में, किसी पड़ोसी के घर में, क्योंकि बच्चे लगभग इन्हीं सब जगह पे फ्रीक्वेंटली जाते हैं। फिर आता है कम्युनिटी, बाहर, ये सब बहुत रेयर केसेस है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज घर में होता है, किसी रिश्तेदार के अपने घर में होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि स्टेजेस क्या क्या होते हैं। एक दिन में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नहीं होता है। तो जो ऑफेंडर है वो पूरा प्लानिंग के साथ, एक मतलब कैसे उस बच्चे को मैनिपुलेट करना है, कहाँ लेके जाना है, क्या करना है, वो सब वो सोचता है। तो ये उसके स्टेजेस आप देख सकते हैं, स्टेजेस हैं उसके कि कैसे होता है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। तो पहला जो ऑफेंडर है वो बच्चे को टारगेट करता है, फिर उसके साथ गेन ट्रस्ट, तो उसको घुलता मिलता है उसके साथ, फिर उसके साथ दोस्त बनता है, उसको भरोसा दिलाता है कि ये उसका ख्याल रखेगा और ये बहुत अच्छा है। फिर उनका ट्रस्ट गेन करता है ताकि बच्चा जो है वो उनकी बात सुने। फिर बच्चे को ब्राइब करता है कि तुम अगर मेरे साथ इस जगह पे चलोगे तो मैं तुम्हें खिलौना दूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, या फिर कुछ भी ऐसे करके उनको वो ब्राइब करता है। फिर उनको आइसोलेट करता है, वो बच्चे को धीरे धीरे अपने किसी एक आइसोलेट जगह पे, एक सिलेक्टेड जगह पे लेके जाता है, या फिर एक अलग कमरे में लेके जाता है, कहीं पे भी लेके जाता है, और वहां पे वो ट्राई करता है कि वो वहां पे उसको सेक्सुअली अब्यूज करे और उसका फायदा उठाए। फिर जो लास्ट स्टेज है वो ये है कि जो कंट्रोल उसके ऊपर एस्टेब्लिश करता है बच्चे के। क्योंकि अगर बच्चे को एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब बच्चे को रियलाइज होता है कि ये चीज उसके साथ सही नहीं हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है इसमें, तो वहां पे वो जो इंसान उसको डराता है कि तुम दर्द सह नहीं सकते, तुम ये सब बोलोगे तो कोई भरोसा नहीं करेगा, या फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें कहीं पे लेके छोड़ दूंगा। जो बच्चा है वो बहुत नाजुक है, वो इन सब चीजों पे भरोसा कर लेता है धीरे धीरे जब उसको डराया जाता है। और वो बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा तुमको छोड़ देंगे तुम अगर ये सब उनको बोलोगे, ये सब तो कॉमन है, ये सब होता रहता है, ऐसे बोल के धीरे धीरे, ताकि वो बच्चा बाहर किसी को कुछ ना बोले, उसके ऊपर एक कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाता है। फिर आता है हमारा कि कौन वो बच्चे हैं जो ज्यादा वर्नरेबल हैं ऐसे सिचुएशंस को।
तो फैक्टर क्या क्या हैं, जो फैक्टर्स वनरेबल हैं, वो बच्चे जिनके जो अनाथ हैं, बेसिकली जो अनएकम्पनाइड हैं, जो चिल्ड्रन के पास आसपास कोई नहीं, जैसे हम देखते हैं भिखारी, भिखारी नहीं बोल सकते हम उनको, सॉरी, लेकिन जो लोग रास्ते में अपना पेट पालने के लिए मांगते रहते हैं, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं ऐसे सिचुएशंस के लिए। फिर जो बच्चे वनरेबल होते हैं, जो फॉस्टर केयर्स में होते हैं, अडॉप्ट किया गया होता है जिन बच्चों को, या फिर स्टेप चाइल्ड जो होते हैं, वो सब बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं ऐसे सेक्सुअल अब्यूज सिचुएशंस को। फिर आते हैं कि जो मेंटली हैंडीकैप बच्चे होते हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं, जैसे हमने पहले एक दो स्लाइड में देखा कि वो जो पैरालाइज लड़की थी 15 साल की, तो वो क्योंकि मेंटली तो हैंडीकैप नहीं थी, वो फिजिकली हैंडीकैप थी, तो वो अपना हिम्मत नहीं कर पा रही थी कि मेरा हालत ऐसा है, मैं अगर ये मेरे पापा है, मैं अगर किसी को कुछ बोलूंगी तो कोई क्या बोलेगा, अगर ये चले गए तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो ऐसे सब मैनिपुलेशन होता है बच्चों का, फिर वो नहीं बोलते, तो ऐसे बच्चे आसानी से शिकार बन जाते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का। फिर गरीब बच्चे जो होते हैं, वो बहुत ज्यादा शिकार बढ़ते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का, पोर्नोग्राफी साइट्स का, वो एजेंट, फिर प्रोस्टिट्यूशन का, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन का शिकार बनते हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, उनको कैसे भी अपना घर चलाना है कुछ बच्चों को। तो ऐसे करके जो एजेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे इन बच्चों को टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद उनको उस स्ट्रक्चर में खींचते हैं और उनको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट बनाते हैं, उनके उनके थ्रू कमर्शियली उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो पुअर बच्चे जो होते हैं वो भी बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं। फिर आते हैं आर्म कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में जो बच्चे होते हैं, रेफ्यूजी बच्चे, फिर सिंगल पेरेंट ब्रोकन फैमिली से जो बच्चे होते हैं, उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है, तो वो बच्चे वनरेबल होते हैं। फिर जो सोशली आइसोलेट होके रहते हैं बच्चे, जिनका इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं होता या फिर इमोशनल सपोर्ट नहीं होता जिनको, वो बच्चे। फिर जिनके पेरेंट्स मेंटली इल रहते हैं या फिर ड्रग के ऊपर डिपेंड रहते हैं किसी भी काइंड का, तो या तो पेरेंट उन बच्चों को इस कंडीशन में अब्यूज करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये उनका बच्चा है और ऐसे कंडीशन में वो उनको अब्यूज करते हैं, या फिर वो अपने बच्चे का केयर नहीं ले सकते और कोई दूसरा इंसान उनके बच्चों का फायदा उठाता है। तो ये हो गया कि कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा वनरेबल होते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के सिनेरियो में। फिर आता है कि क्या क्या टाइप्स हैं वायलेंस के, कैसे कैसे वायलेंस होता है। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट, एक्सिबिशनिज्म, वॉयरिज्म, ग्रूमिंग, हम बाद में इन सबको एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉन्डलिंग, मोलेस्टेशन, ऑब्सीन एक्ट, लूइड कंडक्ट, पोर्नोग्राफी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड प्रोस्टिट्यूशन, ये सब बेसिक डिवीजन हुआ है सेक्सुअल वायलेंस का। ये बड़ों के साथ भी होता है, ये बच्चों के साथ भी होता है। फिर हम एक एक चीज अभी जानेंगे। तो हमारा पहला है कि रेप। तो रेप क्या है? तो रेप इम्प्लाइज एनी काइंड ऑफ पेनिट्रेशन which can be oral, vaginal, anal intercourse, whatever it may be. When the penetration happen, तो उसको रेप बोलते हैं। When the act is done without penetration, तो उसको sexual assault बोलते हैं। Sexual assault जो है रेप से पहले होता है। तो वो एक सॉरी तो रेप से पहले होता है। और जो ये ऑफेंसेस हैं, जब ये किसी नॉन पर्सन के द्वारा या फिर कोई अथॉरिटी या फिर जो पर्सन ट्रस्ट की पोजीशन में है उसके द्वारा होता है, तो उसको एग्रावेटेड इंस्टेंसेस बोलते हैं और उनका पनिशमेंट बहुत ज्यादा होता है। फिर एक केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बोला गया है कि ये केस है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2013 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर बोला कि अगर जो वाइफ है वो 18 इयर्स के बिलो है, और उनका अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो वो ऑटोमेटिकली अमाउंट्स टू रेप हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि चाइल्ड इज नॉट इन अ पोजीशन टू गिव कंसेंट। हम उसको फ्री डिसीजन की दे रही है, वो नहीं बोल सकते हम। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें कि जो 18 साल की इससे छोटी लड़की है, अगर अगर द हस्बैंड वाइफ हैज ए सेक्सुअल रिलेशनशिप, तो वहां पे ऑटोमेटिकली उसको रेप करके बोला जाएगा।
फिर एक यहाँ पे आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि 2019 का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट है ये। वहाँ पे 26,192 केसेस जो आए थे, उनमें पोस्को एक्ट के अंडर जो रजिस्टर हुए थे केसेस, उनमें 25,934 जो थी लड़कियां थी और 258 लड़के थे। तो रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन इससे ये साबित होता है कि जो ये ऑफेंसेस है चाइल्ड के अगेंस्ट, ये सिर्फ लड़कियां नहीं झेलती, लड़के भी इसके विक्टिम बनते हैं। बस बहुत सारे केसेस में लड़के सामने नहीं आते और रिपोर्ट नहीं करते, अंडर रिपोर्टिंग हो जाता है, लेकिन लड़के लड़की दोनों ही इसके विक्टिम बनते हैं। हाँ, ये जरूर है कि रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर हमारा है एग्जिबिशनिज्म, वॉयरिज्म। तो एग्जिबिशनिज्म, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के कॉन्टेक्स्ट में एग्जिबिशनिज्म का मतलब ये है कि जब जो ऑफेंडर है वो अपने किसी प्राइवेट बॉडी पार्ट को डिस्प्ले में रख रहा है, क्यों डिस्प्ले में, उसका इंटेंशन उसके अंडर ये है कि वो अटेंशन गेन करे और जो बच्चा है उसको सेक्सुअली अट्रैक्ट करे, ये उसका इंटेंशन है, उसको एग्जिबिशनिज्म बोलते हैं। और वॉयरिज्म का मतलब ये है कि जो अपने सेक्सुअल डिजायर को वो एक्साइट हो रहा है, जो ऑफेंडर है वो एक्साइट हो रहा है, कैसे हो रहा है, बाय लुकिंग एट समवन फ्रॉम अ हिडन प्लेस, या फिर किसी की नेकेड बॉडी, और बेसिकली यहाँ पे विक्टिम बच्चा होता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग एक्ट्स के थ्रू, जैसे एग्जांपल है कि कोई बच्चा नहा रहा है तो किसी दूर जगह से उसको देखना छुपके और खुद एक्साइट होना सेक्सुअली, तो इसको वॉयरिज्म बोलते हैं। जब हम एग्जिबिशनिज्म एंड वॉयरिज्म को कंबाइन करते हैं तो हम 3 स्टेटमेंट निकालते हैं इसके कि ये जो इंसान है, जो ऑफेंडर है, वो कैसे खुद को सेक्सुअली ग्रेटिफाई करता है। तो पहला है कि या तो वो अपना बॉडी पार्ट शो करता है, जो प्राइवेट बॉडी पार्ट है वो शो करता है बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर वो बच्चे को मैनिपुलेट करता है, बच्चा अपना प्राइवेट बॉडी पार्ट उसको शो करे। उसके बाद या फिर जो है वो इंडल्ज होता है न्यूडिटी एक्ट में बच्चे के साथ। फिर आता है हमारा चाइल्ड ग्रूमिंग। चाइल्ड ग्रूमिंग जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया पे हमारा होता है, इंटरनेट के थ्रू चैट रूम्स बनते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऐसे जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, यहाँ पे जब एक बड़ा इंसान एक बच्चे को टारगेट बनाता है, उसके साथ दोस्त बनता है, उसके साथ बातचीत करता है, फिर उसको बहलाता फुसलाता है और उसका इंटेंशन जो है अपना सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने का है, तो उसको चाइल्ड ग्रूमिंग बोलते हैं। और आजकल हर एक इंसान के पास नेट का सुविधा है, तो इसके वजह से ये जो एक्सकलेट हो गया है, ये चाइल्ड ग्रूमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज के दिनों में। और फिर आता है हमारा फॉन्डलिंग एंड मोलेस्टेशन। तो फॉन्डलिंग और मोलेस्टेशन में क्या होता है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। या फिर जैसे एक एग्जांपल देंगे हम, अब बस में ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बच्चा बस में ट्रैवल कर रहा है, कोई इंसान उस बच्चे के प्राइवेट बॉडी पार्ट को छूने की कोशिश कर रहा है एक पब्लिक एरिया में, और उसको अपना सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी कुछ कैटेगरी में हमने बांटा है, जैसे कि उसको टच करना, सीज करना, मतलब जबरदस्ती कहीं पे रखना, या फिर उसके इंटीमेट बॉडी पार्ट को टच करके खुद सेक्सुअली एक्साइट होना। फिर नेक्स्ट है कि उसको बच्चे को जो है फोर्स करना, और जो ऑफेंडर है उसके बॉडी पार्ट्स को छूने के लिए। इसमें मैस्टरबेशन भी इंक्लूड होता है। और एज एन कैसे होगा, जब बच्चे को आप ऑब्जर्वर बना रहे हो या फिर उसको अट्रैक्ट करने के लिए आप वो एक्ट कर रहे हो, उसको अनविलिंगली पार्टिसिपेट कर रहे हो अपने उस एक्ट में। फिर नेक्स्ट है हाँ, तो ऑब्सीन एक्ट एंड लूइड कंडक्ट नेक्स्ट है। तो इसमें क्या है कि इनअप्रोप्रिएट अनइनवाइटिंग जो एक्ट करते हैं वो प्राइवेट में भी कर सकते हैं या फिर वो पब्लिक में भी, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि पॉर्न वीडियोस, पिक्चर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप बच्चे को दिखा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो, वो भी एक ऑफेंस है। तो ये कैसे होता है, आप वो जो एक्टिविटी है वो आप बच्चे को करने के लिए उकसा रहे हो, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या फिर ओरल कैसे भी आप उसको एक प्रपोजल दे रहे हो, या फिर उसको इनवाइट कर रहे हो किसी एक सीक्रेट प्लेस में, एक शेड्यूल्ड लोकेशन में इनवाइट कर रहे हो, आपका इंटेंशन वहां पे वही है, उसके सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होना। उसके बाद या फिर उसको सेक्सुअल कलर्ड रिमार्क्स दे रहे हो फोन कॉल के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, तो ये सब आता है हमारा ऑब्सीन एक्ट एंड लूइड कंडक्ट के अंदर। फिर हमारा आता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में क्या होता है कि बच्चे को कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमने बोला था पहले कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में बच्चे को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है कमर्शियली।
तो यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे को टारगेट करते हैं। कभी कभी बच्चे का हिडन लोकेशन से कुछ वीडियोस फोटोज लेके फिर उसको पॉर्नहब में डाल देते हैं, डार्क वेब में डालते हैं। तो जो मतलब चाइल्ड नहीं, पोर्नोग्राफी जो ऑफ एनी काइंड इज बैंड इन इंडिया अंडर आईपीसी सेक्शन 292 एंड 293 के अंडर वो बैंड है इंडिया में, बट स्टिल ये सब होता है। और जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल हैं, जो कि चाइल्ड रिलेटेड पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स हैं, वो सब आईटी एक्ट के अंडर बैंड है, सेक्शन 67B के अंडर बैंड है। और इधर पनिशमेंट भी प्रेस्क्राइब किया गया है, अप टू 5 years एंड 5,000 रुपीज फाइन भी होता है कभी कभी इसका। तो ऑफेंस के अमाउंट को देख के वो प्रेस्क्राइब किया जाता है। तो ये कोई भी मटेरियल पोजेस करना या फिर उसको पोजेस करना या फिर स्प्रेड करना, ट्रांसमिट करना, पब्लिश करना, ये सब चीजें इसके अंडर आती हैं। तो यहाँ पे एक चीज है कि क्योंकि पॉर्नहब में कोई भी डाल देता है और हमको पता नहीं चलेगा कि कौन डाला, और बच्चे को नॉर्मली पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक केस है, जो अनआइडेंटिफाइड सस्पेक्ट था, मतलब सस्पेक्ट को कोई जानता नहीं, लेकिन फिर भी उसके अगेंस्ट केस रिपोर्ट किया गया। फिर दूसरा एक है कि सीबीआई ने एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि एक इरिगेशन डिपार्टमेंट का इंजीनियर था, वो ऐसे सब जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी बिजनेस टाइप का एक सेटअप कर दिया था उसने यूपी में। करीब करीब 50 बच्चों का वीडियोस वगैरह वो पॉर्नहब में डाल चुका था। जो बच्चों का एज था वो अराउंड 5 to 16 years के थे बच्चे। उसके बाद हमारा आता है कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन क्या है। तो चाइल्ड जो बच्चों को, जैसे हमने बोला कि एक सोशल स्ट्रक्चर है, वो वहां पे जब धकेला जाता है धीरे धीरे बाय द एजेंट्स, बाय एनीवन, या फिर बच्चे खुद भी अगर जाएं, बहुत कम केसेस में वैसा होता है कि बच्चे अपने सिचुएशन को अंडरटेक करने के लिए जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस एजेंट्स उनको ढकेलते हैं और चाइल्ड ट्रैफिक करके ढकेलते हैं। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग क्या है, जब इस चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए बच्चों का किडनैपिंग होता है, फिर उनको जब बेचा जाता है तो उसको चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं। फिर जब बच्चों का बेचा जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को बेचा जाता है फॉर कमर्शियल गेन, तो उसको चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बोलते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि हमने देखा कि ये कितने टाइप्स में वैरायटी है ये अब्यूज की, फिर कौन है अब्यूजर, क्या होता है, कैसे वो लोग टारगेट बनाते हैं, सब चीज। फिर आता है कि इम्पैक्ट क्या आता है विक्टिम के ऊपर। तो जो इम्पैक्ट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटल होता है, क्योंकि बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें फिजिकल पावर यूज नहीं होता, लेकिन मेंटली वो बच्चा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है। तो मेंटल डिस्टर्बेंस में या तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर्सनैलिटी दिखाता है, या तो बहुत चुप चुप रहना शुरू कर देता है, बहुत काम बन जाता है, या फिर बहुत ज्यादा अब्यूजिव बन जाता है। उसको लगता है कि यही तरीका है बाकी लोगों के साथ बिहेव करने का, बहुत ज्यादा अब्यूजिव बन जाता है। वो अपना बिहेवियर में बहुत चेंजेस आते हैं बच्चे के। उसका बिहेवियर डेवलपमेंट होना बंद हो जाता है, वो घुलता मिलता नहीं किसी से और ड्रॉप आउट बन जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। उसको फिर धीरे धीरे उसको डर लगता है बाहर जाने के लिए, तो वो या स्कूल कॉलेजेस जाना बंद कर देता है, स्कूल जाना बंद कर देता है, फिर ट्यूशन वगैरह जाने बंद कर देते हैं, पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं, अकेले अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो इन सब का असर ये होता है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेशन, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं और बच्चा जो है परमानेंटली ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। तो एक है कि 51 to 79% जो हैं, जो रिपोर्ट्स आते हैं उसमें 51 to 79% बच्चे जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाते हैं, जो कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के विक्टिम्स रह चुके हैं। जो फिजिकल हमारा डिस्टर्बेंस होता है बच्चों पे, वो नॉर्मली रेप और सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से होता है। जैसे बहुत ज्यादा सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से, ग्रीवियस हर्ट की वजह से बच्चे का डेथ हो जाना, उसके बाद अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि कोई कंट्रोल या फिर प्रोटेक्शन तो होता नहीं ऐसे एक्ट में, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी होना, या फिर परमानेंट जो ट्रॉमाटाइज होता है बच्चा, उसकी वजह से उसकी जो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट बंद हो जाना। जब बहुत टेंडर एज में ये सब एक्ट होता है तो बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर भी असर पड़ता है। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पे इफेक्ट होता है बच्चा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी होते हैं कभी कभी बच्चे को। फिर इनफर्टिलिटी भी एक इशू है। इन सब चीजों के अलावा और भी बहुत सारी फिजिकल इश्यूज होती हैं, लेकिन ये मेन इश्यूज हैं। फिर आता है कि हमने सब जाना, लेकिन हम अभी ये सोचेंगे कि
हम अगर एक बच्चा विक्टिम है तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे उस बच्चे को कि ये बच्चा सेक्सुअल अब्यूज के थ्रू गुजर रहा है और ये एक विक्टिम है। तो फिजिकल साइंस होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं, और ये अपने हमारे पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए अपने बच्चे पे कि उनकी ये अगर वो फिजिकल साइंस दिखा रहा है तो मे बी उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा। तो जैसे वॉमिट कर रहा है बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, फिर ब्लीडिंग हो रहा है उसका वजाइना या फिर एनस, जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं उसमें। उसके बाद ब्लड शीट में, उसके अंडरगार्मेंट्स में अगर फ्रीक्वेंट ब्लड दिख रहे हैं, फिर अगर खरोच उसको आई है किसी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स में, फिर जैसे ब्रोकन बोन्स या फिर कोई मार्क या फिर कोई इंडिकेशन जब जबरदस्ती उसको पकड़ा गया हो, तो वैसे कोई इंडिकेशन है फोर्सफुल हेल्ड डाउन के, तो उन सब चीजों से हम बच्चे के साथ बात कर सकते हैं। फिर कि उसके साथ बातचीत करके उसको पूछ सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ, या फिर कुछ बात है क्या, वो कुछ बताना चाहता है क्या हमको। फिर आते हैं बिहेवियरल साइन, जो कि बहुत, जब कोई बच्चा इन सब चीज से गुजरता है तो वो धीरे धीरे वो सब दिखाता है बिहेवियरल साइन अपने। तो जैसे कि वो बहुत, अगर कोई बच्चे को छूता है तो वो अचानक बहुत ज्यादा डर जाता है, वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसके साथ ये सब हो चुका है, तो उसके दिमाग में ये सब चीजें फ्रिक्वेंटली चलती रहती हैं। तो वो डर जाता है। उसके बाद अब नॉर्मल बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है, जैसे कि थंब सकिंग, बेड वेटिंग, ऐसे सब अब नॉर्मल बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है। फिर इनएप्रोप्रिएट एज सेक्सुअल बिहेवियर, तो जिस एज में बच्चे को वैसा बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर नहीं करना चाहिए, अगर बच्चा वैसा बिहेवियर कर रहा है, या फिर अपने स्लीपिंग पैटर्न में चेंज कर रहा है, क्योंकि बच्चा जब ये सब चीजों से डील करता है तो उसको नाइटमेयर्स आते हैं, उसको डरावने सपने आते हैं। तो अगर उसको नाइटमेयर्स आ रहे हैं क्या, वो दिन भर बहुत ज्यादा सुस्ती दिखाता है, डीजी फील करता है क्या, उसके बाद बहुत ज्यादा मूडी बन जाता है बच्चा, इरिटेबल हो जाता है, एंग्री हो जाता है बहुत छोटी छोटी बातों पे, डरता है बहुत छोटी छोटी बातों पे, कंफ्यूज रहता है, एंग्शियस रहता है, सैड रहता है। ये सब बहुत सारे बेसिक सिम्टम्स हैं। फिर अकेले रहने में डरता है, या फिर बहुत सारे लोगों के बीच में जाने में डरता है, या फिर दोस्तों से दूर रहना शुरू कर देता है, फैमिली मेंबर से दूर रहना शुरू कर देता है, और कॉन्सेंट्रेट नहीं करता किसी चीज पे। तो अगर ये सब सिम्टम्स आपको दिख रही हैं बच्चों में, तो फिर आपको ध्यान देना चाहिए कि शायद से उसके साथ कुछ गलत हो रहा होगा। तो फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट हम डील करेंगे कि लॉज क्या क्या हैं हमारे देश में, इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या क्या लॉज हैं, और मेरी दोस्त बीणा इस टॉपिक को डील करेगी। बीणा, यू कैन टेक ओवर फ्रॉम हियर।